नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज द्विवेदी आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आधुनिक भारत की श्रृंखला के क्रम में हम लोग अंग्रेजों के आगमन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। तो देखिए, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जानते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी कौन सी थी और फ्रांसीसी कंपनी कैसे बनी, कब बनी, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो 1664 ईस्वी में बनी। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी बनी। इस कंपनी का जो नाम था वो था कंपनी इंडेसे ओरिएंटल। सोलह सौ 64 ईस्वी में फ्रांस में एक कंपनी बनती है, एक व्यापारिक कंपनी बनती है। किस लिए बनती है? भारत में व्यापार करने के लिए। तो भारत में व्यापार करने के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी बनती है। इस कंपनी का नाम था कंपनी इंडेसे ओरिएंटल। कब बनती है? 1664 ईस्वी में बनती है। जब ये कंपनी 1664 ईस्वी में बनती है, उस समय फ्रांस का राजा कौन था? उस समय फ्रांस का राजा था लुई 14, लुई 14वां। तो लुई 14 के शासनकाल में एक व्यापारिक कंपनी बनती है जिसका नाम कंपनी इंडेसे ओरिएंटल था। और कब बनती है? 1664 ईस्वी में। अब देखिए, किसके प्रयासों से यह कंपनी बनती है यह भी जानते हैं। तो उस समय फ्रांस का एक मंत्री था, उसका नाम था कोलबर्ट। फ्रांस का एक मंत्री था, उसका नाम था कोलबर्ट। इसी के प्रयासों से ही फ्रांसीसी कंपनी इंडेसे ओरिएंटल की स्थापना हुई। किसके शासनकाल में हुई? लुई 14 के शासनकाल में हुई। कंपनी बन करके कब तैयार हुई? 1664 ईस्वी में बन करके तैयार हुई फ्रांस में। अब देखिए, एक तथ्य महत्वपूर्ण ये जानते हैं कि जो ये कंपनी इंडेसे ओरिएंटल कंपनी बनी थी, ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी। पूरी तरीके से ये सरकारी कंपनी थी। आपने डच कंपनी पढ़ी थी, तो डच कंपनी जब पढ़ी थी तब बताया हुआ था कि जो डचों के द्वारा कंपनी बनाई गई थी वो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कहने का मतलब यह है कि उसमें प्राइवेट के लोगों का भी हस्तक्षेप था और गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप था। तो डचों के द्वारा जो व्यापारिक कंपनी बनाई गई थी वो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी। और जो अंग्रेजों के द्वारा कंपनी बनाई गई थी वो कैसी थी? वो थी पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी। लेकिन जो ये फ्रांस में कंपनी बन रही है, कंपनी इंडेसे ओरिएंटल, ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी है और इसका खर्च भी फ्रांस की सरकार ही चलाती है। इसका खर्च भी फ्रांस की सरकार चलाती है और ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा निम्न कंपनियों में से कौन सी व्यापारिक कंपनी पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी? तो आपको उसमें से फ्रांसीसी कंपनी को चुनना पड़ेगा। तो ये तथ्य आप समझ गए। फ्रांस में कंपनी की स्थापना हो गई, कंपनी इंडेसे ओरिएंटल। अब ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। तो अगला पॉइंट है कि जब ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, उस समय भारत में शासन किसका था? तो ध्यान रखेंगे कि उस समय भारत में जो है वो औरंगजेब का शासन था। जिस समय फ्रांसीसी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई है, उस समय भारत में औरंगजेब का शासन था। दूसरी बात, अगली बात देखिए। अगली बात, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री या पहली बस्ती कह लें
तो पहली फैक्ट्री या बस्ती कहां पर स्थापित की फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री? तो देखिए, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में बनाई थी। फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री, जो पहली फैक्ट्री थी, वो सूरत में बनाई थी। और कब बनाई हुई थी? 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई। और किसके द्वारा बनाई गई थी? एक फ्रांसीसी था, फ्रैंको कैरो। एक फ्रांसीसी था, फ्रैंको कैरो, उसके द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री या कंपनी की स्थापना की गई। पहली फैक्ट्री या बस्ती की स्थापना की गई किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो के द्वारा 1668 ईस्वी में। तो पहली फैक्ट्री बन गई फ्रांसीसियों की भारत में। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां बनाई थी? पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कोचीन में बनाई हुई थी। फिर पढ़ा था कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां बनाई हुई थी? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाई हुई थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां बनाई हुई थी? सूरत में ही बनाई हुई थी। और फ्रांसीसियों ने भी अपनी फैक्ट्री कहां बनाई हुई थी? सूरत में ही बनाई हुई थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जो दूसरी जो फैक्ट्री बनी फ्रांसीसियों की, वो कहां पर बनती है? दूसरी फैक्ट्री बनती है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम दूसरी फैक्ट्री बनती है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कब बनती है? 1669 ईस्वी में बनती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? तो एक ईरानी व्यापारी था, ईरानी व्यापारी। इस ईरानी व्यापारी का नाम था मरकारा। इस ईरानी व्यापारी का नाम था मरकारा। इसके द्वारा दूसरी फ्रांसीसी फैक्ट्री 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। अगली बात, पहली फैक्ट्री बन गई सूरत में 1668 में फ्रैंको कैरो के द्वारा। दूसरी फैक्ट्री 1669 में ईरानी व्यापारी मरकारा के द्वारा मसूलीपट्टनम में बन गई। अब आगे फैक्ट पढ़ते हैं। देखिए, 1672 में क्या हुआ? 1672 में क्या हुआ? 1672 में एक फ्रांसीसी था, उसका नाम था डेला हे। एक फ्रांसीसी था, इसका नाम था डेला हे। इस फ्रांसीसी ने क्या किया? इस फ्रांसीसी ने, देखिए, मद्रास में एक जगह पड़ती है सेंट थोम। मद्रास पे एक जगह पड़ती है सेंट थोम। तो डेला हे ने क्या किया कि इस सेंट थोम पर कब्जा कर लिया अपना। डेला हे ने क्या किया? इस सेंट थोम पर अपना कब्जा कर लिया। तो जब सेंट थोम पर अपना कब्जा कर लिया तो डचों ने इसका विरोध किया। भाई, डच भी तो व्यापार कर रहे हैं भारत में, डच भी व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है दोनों में। तो डचों ने बहुत अधिक विरोध किया जब डेला हे ने सेंट थोम पर कब्जा कर लिया। डचों के अलावा जो गोलकुंडा का शासक था, गोलकुंडा कहां पड़ता है? गोलकुंडा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो जो गोलकुंडा का शासक था उसने भी इस बात का विरोध किया कि डेला हे के द्वारा जब सेंट थोम पर कब्जा कर लिया गया। तो दो लोगों ने विरोध किया, डचों ने विरोध किया और गोलकुंडा के शासक ने विरोध किया। तो फिर क्या हुआ भाई? फिर यह हुआ कि डच और गोलकुंडा के शासक जो थे वो आपस में मिल गए और आपस में मिल करके उन्होंने क्या किया? फ्रांसीसियों पर हमला बोल दिया, डेला हे पर हमला बोल दिया। तो जब फ्रांसीसियों पर हमला बोल दिया तो फ्रांसीसी जो है वो सेंट थोम छोड़ करके भागे, वहां से सेंट थोम छोड़ करके वो भाग गए। तो जब सेंट थोम छोड़ करके भाग गए तो बाद में क्या हुआ? जो गोलकुंडा का शासक था
उसने सेंट थोम में जो फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने बनाई थी, कब्जा करने के बाद सेंट थोम में जब फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री बनाई हुई थी, उस फैक्ट्री को डचों को दे दिया। किसने दे दिया? गोलकुंडा के शासक ने। तो एक ये फैक्ट याद रखेंगे, 1672 ईस्वी की बात, जब डेलाहे के द्वारा सेंट थोम मद्रास में कब्जा किया गया, तब डचों और गोलकुंडा के शासक ने मिलकर के फ्रांसीसियों को वहां से भगा दिया और गोलकुंडा के शासक ने सेंट थोम में जो फैक्ट्री बनी थी वो डचों को दे दी। अब देखिए अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला फैक्ट देखिए 1673 की बात करते हैं। 1673 की बात करते हैं। देखिए 1673 में एक फ्रांसीसी था, उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। देखिए ध्यान से देखेंगे, एक फ्रांसीसी था, उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन, और उस समय जो बीजापुर का शासक था, बीजापुर का शासक, आप लोगों ने आदिल शाह का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आप मध्यकालीन भारत जब पढ़ेंगे तब आदिल शाह का नाम सुनेंगे। बीजापुर का शासक था आदिल शाह। आदिल शाह के देखिए अधीनस्थ एक क्षेत्र पड़ता था, उस क्षेत्र का नाम था वलिकोंडपुरम। बीजापुर का शासक जो आदिल शाह था, उसी के अधीन एक क्षेत्र पड़ता था वलिकोंडपुरम। इस वलिकोंडपुरम का जो सूबेदार था उस समय, वो था शेर खान लोदी। शेर खान लोदी यानी वलिकोंडपुरम का जो सूबेदार था उस समय, वो था शेर खान लोदी। सूबेदार हम आपको बता चुके हैं प्रांत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था। तो और ये वलिकोंडपुरम किसके अधीन था? बीजापुर के। उस समय बीजापुर का शासक कौन था? आदिल शाह। तो बीजापुर का शासक आदिल शाह था और बीजापुर के अधीन एक क्षेत्र था वलिकोंडपुरम। इस वलिकोंडपुरम का जो सूबेदार था वो था शेर खान लोदी। इस शेर खान लोदी से फ्रांसिस मार्टिन ने क्या किया? एक पुदुचेरी का क्षेत्र ले लिया। पुदुचेरी का क्षेत्र ले लिया। किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने। किससे ले लिया? शेर खान लोदी से। और इसी पुदुचेरी में एक फैक्ट्री बनाई अपनी। उस फैक्ट्री का नाम था फोर्ट लुई फैक्ट्री। तो इसी पुदुचेरी क्षेत्र में एक फैक्ट्री बनाई फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई नाम से। और देखिए खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसी पुदुचेरी क्षेत्र का विकास फ्रांसिस मार्टिन ने ही पांडिचेरी के रूप में कालांतर में किया। धीरे धीरे इसी पुदुचेरी क्षेत्र का विकास किस रूप में हुआ? पांडिचेरी के रूप में। तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि पांडिचेरी का भाई संस्थापक कौन है, पांडिचेरी का संस्थापक कौन है, तो पांडिचेरी का संस्थापक कौन है भाई? फ्रांसिस मार्टिन। तो अगर आपसे पांडिचेरी का संस्थापक पूछा जाए तो फ्रांसिस मार्टिन है। तो ये 1673 ईस्वी की घटना आपने देखी कि जो फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के शासक आदिल शाह के अधीनस्थ एक क्षेत्र वलिकोंडपुरम, वहां का सूबेदार था शेर खान लोदी, उससे पुदुचेरी का क्षेत्र प्राप्त किया। और इसी पुदुचेरी क्षेत्र का विकास उसने कालांतर में पांडिचेरी के रूप में किया। और यहाँ पर एक फैक्ट्री भी बनाई थी, उस फैक्ट्री का नाम क्या था? फोर्ट लुई। तो इस प्रकार से फ्रांसिस मार्टिन को ही पांडिचेरी का संस्थापक माना जाता है। अब
अगली बात देखते हैं। देखिए, फ्रांसिस मार्टिन को पांडिचेरी का ही संस्थापक नहीं माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी फ्रांसिस मार्टिन ही है। तो इतने तथ्यों को हम समझ चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, पांडिचेरी पर अब कब्जा किसका है? पांडिचेरी पर कब्जा है फ्रांसीसियों का। तो ये फ्रांसीसियों का पांडिचेरी पर कब्जा बहुत अधिक समय तक रहा है। यहाँ तक कि हमारा देश जब 1947 को आज़ाद हो गया है, इसके बाद भी पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का ही कब्जा था। तो फ्रांसीसियों का कब्जा पांडिचेरी से कब छूटा? आज़ादी के बाद 1954 में, यानी आज़ादी के बाद 1954 ईस्वी में पांडिचेरी मुक्त हुआ। किससे? फ्रांसीसियों से। ठीक। अब अगला तथ्य देखते हैं। देखिए, अगला तथ्य देखते हैं। 1692 की घटना। 1692 ईस्वी में क्या हुआ? 1692 में शाइस्ता खां से फ्रांसीसियों को एक क्षेत्र प्राप्त हुआ, चंद्रनगर का। और ये चंद्रनगर कहाँ पड़ता है? चंद्रनगर पड़ता है बंगाल में। तो 1692 ईस्वी में फ्रांसीसियों को शाइस्ता खां से चंद्रनगर बंगाल का क्षेत्र जो है वो प्राप्त हुआ। अगला तथ्य देखते हैं। 1693 में क्या हुआ? 1693 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। 1693 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, यानी फ्रांसीसियों को वहां से हटा दिया। इसके बाद जो है 4 वर्ष बाद, यानी कि 1697 में एक संधि होती है। उस संधि का नाम है रिजविक की संधि। कौन सी संधि होती है भाई? रिजविक की संधि। इस रिजविक की संधि के तहत डचों ने जो है पांडिचेरी का क्षेत्र फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। दो फैक्ट है। 1693 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी पर अपना कब्जा कर लिया। इसके 4 वर्ष बाद 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि हो गई, और इस संधि में डचों ने जो पांडिचेरी पर कब्जा किया हुआ था वो कब्जा छोड़ दिया और पुनः फ्रांसीसियों को पांडिचेरी का क्षेत्र वापस दे दिया। अब 1731 की बात करते हैं। 1731 की बात करते हैं। 1731 ईस्वी में क्या हुआ? 1731 ईस्वी में एक फ्रांसीसी था, उसका नाम था डुप्ले। डुप्ले बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व रहा है। एक फ्रांसीसी था डुप्ले। इसने बहुत फ्रांसीसी साम्राज्य का जो है विस्तार भी किया हुआ था, बहुत कूटनीतिज्ञ था। तो 1731 ईस्वी में डुप्ले को ये जो चंद्रनगर बंगाल में जो फैक्ट्री बनी हुई थी फ्रांसीसियों की, किससे ली हुई थी? शाइस्ता खां ने दी हुई थी। तो इसी चंद्रनगर बंगाल में जो फैक्ट्री थी, इसका प्रमुख नियुक्त किया गया। किसको? डुप्ले को। यानी डुप्ले को चंद्रनगर की जो फैक्ट्री थी इसका प्रमुख बनाया गया। चंद्रनगर की जो फैक्ट्री थी इसका
प्रमुख बनाया गया किसको, डुप्ले को 1741 ईस्वी में, सॉरी 1731 ईस्वी में। अब 1742 की बात करते हैं। 1742 ईस्वी को क्या हुआ, डुप्ले को जो है एक और पद दे दिया गया, डुप्ले को पांडिचेरी का गवर्नर बना दिया गया, पांडिचेरी का गवर्नर। 1742 में क्या हुआ, डुप्ले को पांडिचेरी का गवर्नर बना दिया गया। अब ठीक इसी वर्ष यानी 1742 ईस्वी में ही डुप्ले को पांडिचेरी के गवर्नर के साथ साथ भारत में जितनी भी फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थित थी उस समय, उन सभी फ्रांसीसी फैक्ट्रियों का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया भाई, गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब गवर्नर जनरल बना दिया गया, 1742 ईस्वी में ही जब डुप्ले को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया, उसी वर्ष जो है भारत में जितनी भी फ्रांसीसी फैक्ट्री थी उन सभी फ्रांसीसी फैक्ट्रियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको बना दिया गया, डुप्ले को बना दिया गया। अब 1746 की बात करते हैं। 1746 ईस्वी में क्या हुआ, 1746 में डुप्ले के नेतृत्व में, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अपना कब्जा कर लिया। 1746 ईस्वी में डुप्ले के नेतृत्व में ही फ्रांसीसियों ने क्या किया, मद्रास पर जो है अपना कब्जा कर लिया, डुप्ले के नेतृत्व में। ठीक, तो ये फैक्ट हो गया। अब डुप्ले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए डुप्ले क्या था, डुप्ले स्वयं को नवाब कहता था, और ये नवाब की जो उपाधि थी वो डुप्ले को किसने दी हुई थी, एक मुगल शासक हैं आलमगीर द्वितीय। तो इनके द्वारा, आलमगीर द्वितीय के द्वारा ही डुप्ले को जो है नवाब की उपाधि दी गई थी। ये भी फैक्ट पूछा जाता है कि डुप्ले को नवाब की उपाधि किसने दी थी, तो आलमगीर द्वितीय ने दी हुई थी। और एक फैक्ट जानते हैं, देखिए एक फैक्ट ये जानते हैं कि एक इतिहासकार हुआ है मैकाले, एक इतिहासकार मैकाले हुआ है, उसने डुप्ले के संदर्भ में क्या कहा हुआ है, डुप्ले के संदर्भ में उसने कहा है कि डुप्ले ही वो प्रथम व्यक्ति था, प्रथम यूरोपियन था जिसने सबसे पहले ये सोचा था कि जो मुगल साम्राज्य का खंडहर है, मुगल साम्राज्य को खंडहर की संज्ञा दी, यानी मुगल साम्राज्य के खंडहर में एक यूरोपीय साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है, ऐसा सोचने वाला जो प्रथम यूरोपीय था वो डुप्ले ही था, ऐसा इतिहासकार मैकाले ने कहा है डुप्ले के संदर्भ में। ठीक, ये बात हो गई। अब देखिए डुप्ले के संदर्भ में एक चीज और जानते हैं, डुप्ले ने ही क्या किया हुआ था, डुप्ले ने ही सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत की थी, सहायक संधि। डुप्ले ने ही सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत की थी। आपने सहायक संधि के संदर्भ में वेलेजली का नाम सुना होगा, तो वेलेजली ने वास्तव में डुप्ले के सहायक संधि की ही नकल की हुई थी। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो सहायक संधि की शुरुआत जो है वो डुप्ले ने ही की थी, और इस सहायक संधि को व्यापक पैमाने पर वेलेजली ने अपनाया हुआ था, लेकिन शुरुआत जो थी वो डुप्ले ने ही वास्तव में इसकी की हुई थी, सहायक संधि की। अब इस सहायक संधि के तहत डुप्ले करता क्या था, डुप्ले ये करता था कि दो राजा आपस में अगर लड़ रहे हैं तो किसी एक राजा के पास जाता था और उस राजा से ये कहता था कि हम आपकी मदद करेंगे दूसरे राजा के विरुद्ध युद्ध में, और हम आपको यूरोपीय सैनिक भी उपलब्ध कराएंगे, बशर्ते शर्त ये रहेगी कि उन यूरोपीय सैनिकों का खर्चा जो है वो आप उठाएंगे। उसका लालच क्या था, उसका लालच ये था कि उसके एवज में वो भू क्षेत्र अर्जित करता था, यानी कि
डुप्ले ने अपनी सहायक संधि में क्या किया? डुप्ले ने अपनी सहायक संधि में भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई और इस नीति के तहत वो राजाओं को क्या करता था? यूरोपीय सैनिक उपलब्ध कराता था और उन यूरोपीय सैनिकों का खर्चा जो था वो राजा ही उठाते थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सहायक संधि की शुरुआत जो है वो सबसे पहले अगर की हुई थी तो वो डुप्ले ने ही की हुई थी और वेले जली ने इस सहायक संधि की नकल की हुई थी। ठीक, तो ये तथ्य हो गया। अब देखिए आगे एक तथ्य और डुप्ले के संदर्भ में जानते हैं। डुप्ले देखिए, जब अभी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होंगे जिन्हें कर्नाटक के युद्ध कहा जाता है, अगली क्लास में पढ़ाएंगे, 3 कर्नाटक के युद्ध हुए, उसमें द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जब फ्रांसीसी हार जाते हैं तो डुप्ले को गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया जाता है और किसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है? एक नाम आता है फ्रांसीसी गोडेहू। तो इस गोडेहू को जो है गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फ्रांस में जितनी भी फ्रांसीसी फैक्ट्री भारत में स्थित थी उन सभी का गवर्नर जनरल गोडेहू को बना दिया जाता है डुप्ले के स्थान पर। तो इतने सारे फैक्ट हमने आज की क्लास में पढ़े। अब अगली कक्षा में हम कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे। 3 कर्नाटक युद्ध हुए आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच में, उन पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।